हेलो दोस्तों, आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है मित्रता। इसको रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। ये क्लास 10th यूपी बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर है गद्य का। ठीक है, गद्य खंड का पहला चैप्टर है मित्रता। तो इस चैप्टर में हमें क्या बताया गया? इस चैप्टर में हमें ऐसे मित्रों के बारे में, इसमें मित्रता की बात की गई है, फ्रेंडशिप की बात की गई है कि हमें अपने मित्रों को अपने कैसे मित्र बनाने चाहिए और अपने मित्रों से हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए और मित्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है, उनका इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। इन सभी चीज़ों के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी ने हमें बताया है। चलिए पूरे चैप्टर को हम आसानी से समझते हैं। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में होती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते चले जाते हैं और थोड़े ही दिनों में बहुत से लोगों से उसका हेलमेल हो जाता है। यानी कि इसमें रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि अगर हम जो है कोई जवान व्यक्ति अगर अपने घर से बाहर निकल कर के बाहरी संसार में कदम रखता है तो पहली कठिनाई उसे मित्र चुनने में कि हमें अपना दोस्त कैसा बनाना है उसमें होती है। लेकिन अगर वह एकांत नहीं रहता है, शर्मीला नहीं है, वो बोल चाल लेता है, सबसे बोलता चालता है, ज़रा भी शर्माता नहीं है, तो बहुत जल्द ही उसके जो है मित्र बन जाते हैं। हेल मेल उसका हो जाता है लोगों के साथ और यही हेल मेल धीरे धीरे मित्रता का रूप ले लेता है, मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है, बदल जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि ये जो हेल मेल है मित्रों के रूप में परिणत हो जाता है और यही जो मित्र होते हैं, मित्रों की चुनाव की उपयुक्तता, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे मित्र हमें चुनने चाहिए, जैसा मित्र हम चुनेंगे, क्यों मित्र चुनने से मित्र अगर सही हमारा होगा तो मित्र के चुनने पर जो जीवन की सफलता है वो किस पर डिपेंड रहती है? मित्रों पर। अगर हमारे सही मित्र होंगे तो हम अपने उस जो भी हमारा जीवन का लक्ष्य है हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। और क्योंकि मित्रों की अगर हम संगति में रहते हैं तो उनकी संगति का गुप्त रूप से सीक्रेटली जो है हमारे ऊपर, हमारे कैरेक्टर पर, हमारे कह सकते हैं बिहेवियर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। भले हमें पता नहीं चलता बट उसका प्रभाव हमारे दोस्तों का हमारे ऊपर पड़ता ही पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य शुरू करते हैं जबकि हमारा चित्त अर्थात हमारा मन, हृदय कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने के योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जब हम ऐसे संसार में उस समय यानी कि उस एज में हम जो है संसार में प्रवेश करते हैं, अपने दोस्त बनाते हैं, कब? जब हमारी जो प्रवृत्ति, हमारा जो चित्त है, जो हमारे भाव हैं वो अपरिपक्व रहते हैं, यानी कि पूरी तरीके से मजबूत नहीं होते हैं। हमें नहीं पता होता है क्या सही है क्या गलत है, कैसे हमें अपने दोस्त बनाने हैं कैसे नहीं बनाने हैं। परिपक्वता नहीं रहती है, कह सकते हैं पकते नहीं हम एक तरह से। हमें उतना अनुभव, उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है कि हमें कैसे दोस्तों को बनाना है, यानी कि हमारे दोस्त कैसे होने चाहिए। तो रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि ऐसे लोग, कहते हैं हम लोग कौन? वो लोग जो अपने दोस्तों को बनाते हैं, यानी कि उस एज में जब वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, दोस्त बनाना शुरू करते हैं, उनके यार दोस्त बनने लगते हैं, तो कहते हैं वे लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। वो लोग कहते हैं ऐसे लोग, जो हम लोगों की एज होती है वो कैसे होती है? कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होती हैं। हमारे अंदर जिस तरह के संस्कार डाले जाएंगे, जिस तरह के व्यवहार हमें सिखाए जाएंगे, उसी तरह के व्यवहार हम सीखेंगे और वही जो है हम आगे करेंगे।
तो अगर हमारे अंदर बुरे संस्कार बुरे विचार आएंगे तो हम राक्षस बन जाएंगे, और अच्छे संस्कार अच्छे विचार आएंगे तो हम देवता बन जाएंगे। यानी कि हम लोग कुछ भी बनने को तैयार हैं, क्योंकि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान हैं। हमें आप राक्षस भी बना सकते हैं और देवता भी बना सकते हैं। क्योंकि हम अभी अपरिपक्व हैं, अभी हम परिपक्व नहीं हैं, पके नहीं हैं, एक्सपीरियंस्ड नहीं हैं, अनुभवी नहीं हैं। ठीक है, ऐसे लोगों के साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। लेखक कहते हैं कि हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जिनका डिटर्मिनेशन, जिनका संकल्प होता है वो बहुत ज़्यादा फर्म डिटर्मिनेशन के जो व्यक्ति हैं। क्योंकि उनका साथ हमें क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर हम उनका साथ करते हैं तो हम बिना किसी विरोध के उनकी बात हमें माननी पड़ती है। क्योंकि वो हमसे ज़्यादा दृढ़ संकल्प के हैं। जो वो ठान लेंगे, हमसे भी ज़्यादा दृढ़ संकल्प के हैं, तो वो जो ठान लेंगे वो करके दिखाएंगे, चाहे वो सही हो या चाहे गलत हो। दृढ़ संकल्पी होना अच्छी बात है, लेकिन सही दिशा में दृढ़ संकल्प होना चाहिए। अब किसी ने दृढ़ संकल्प कर लिया चोरी करने का, आज उसके घर में चोरी करनी है, तो वो दृढ़ संकल्प बुरा दृढ़ संकल्प है, गलत मार्ग में वो दृढ़ संकल्प है। दृढ़ संकल्प होना अच्छी बात है, लेकिन कभी लेखक कहते हैं कि हमें ऐसे लोगों को कभी उनका साथ नहीं करना चाहिए जो लोग हमसे भी अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। क्योंकि हमें उनकी बात बिना किसी विरोध के माननी पड़ती है। पर ऐसे लोगों के साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। यानी कि ना हमें ऐसे लोगों के साथ करना है जो अपनी ही बात चलवाते हों, ना ही ऐसे लोगों का साथ करना है जो अपनी बात को नहीं बल्कि हमारी ही बात को ऊपर रखते हों। हमने कुछ भी कहा, हाँ सही है, हमने कुछ भी सही कहा गलत कहा, लेकिन हमारी बात को वो ऊपर रखते हैं। क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता, किसी तरह कोई प्रेशर नहीं, क्योंकि हम जानते हैं जो हम कहेंगे हमारे दोस्त मान लेंगे, और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। वो हमारे अगर हम किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो वो हमारा सहारा भी छोड़ देंगे। क्योंकि वो जानते हैं तुम कैसे आदमी हो। वो सदैव तुम्हारे सामने तुम्हारी बात को ऊपर रखते हैं और तुम्हारी मानते कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें दोनों ही तरह के लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे लोगों का साथ करना चाहिए जो अगर उनकी बात सही हो, उनका दृढ़ संकल्प सही हो तो हमारी हाँ हो, और अगर हमारी बात सही हो तो उनकी हाँ होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो वो कुछ गलत भी कह रहे हैं फिर भी हम उनकी बात को मानें, या हम कुछ गलत कह रहे हैं तो वो हमारी बात को मान लें बिना किसी विरोध के। हमें विरोध बुरे का करना चाहिए, यानी कि अगर जो सही है उसमें ही हमारी हाँ होनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है, डर दोनों ही अवस्थाओं में है, उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। दोनों ही स्थितियों में जो है डर रहता ही रहता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। यदि विवेक से काम लिया जाए तो ये भय नहीं रहता। अगर हम अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से काम लेते हैं तो ये डर समाप्त हो जाता है। लेकिन युवा पुरुष अक्सर विवेक से कम काम लेते हैं, यानी कि अपनी बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष को कितना परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ विचार और अनुसंधान नहीं करते हैं। लेखक समझाते हुए कहते हैं कि अगर हम घोड़ा कोई सामान कुछ भी लेने जाते हैं तो उसको बहुत जांच परख करके उसके गुण को, उसके दोषों को, उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, उसके मेरिट्स क्या हैं, दोष क्या हैं, सब हम देख करके उसको खरीदते हैं, तभी लेते हैं। लेकिन जब हम मित्र बनाने की बात आती है तो मित्र के पूर्व आचरण क्या है, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी प्रकृति, उसका नेचर कैसा है, हम इसका कुछ भी विचार नहीं करते हैं, कुछ भी अनुसंधान, कोई किसी भी प्रकार की अनुसंधान मतलब खोज नहीं करते हैं, और चटपट उसे अपना मित्र बना लेते हैं। तो हमें ऐसे जैसे घोड़े को खरीदने के लिए उसको जांचा परखा जाता है, ठीक उसी प्रकार हमें मित्रों को बनाने से पहले उनके व्यवहार को, उनके आचरण को, उनकी प्रकृति को जांच परख लेना चाहिए। कवि लेखक हमें ये समझाना चाहते हैं। वे उसमें अच्छी बातें मानकर अपना पूरा विश्वास
वे उसमें सब अच्छी बातें मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी सी चतुराई या साहस, ये 2-4 बातें किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना मित्र, अपना दोस्त बना लेते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते कि मैत्री अर्थात मित्रता का उद्देश्य क्या है, क्या तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यानी कि थोड़ा सा हंसमुख चेहरा देखा, बातचीत का ढंग देखा, थोड़ी सी चतुराई, थोड़ा सा साहस उसके अंदर हमने देखा, 2-4 बातें देख करके हम उसे चटपट अपना दोस्त बना लेते हैं। हम ये कभी नहीं सोचते हैं कि मित्रता का जो दोस्ती है उसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से हम दोस्ती कर रहे हैं और जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य है कि नहीं। दोस्ती अगर हम करते हैं तो जीवन के व्यवहार में भी उसका कुछ ना कुछ मूल्य होता है। क्यों? क्योंकि संगति से ही हमारे अंदर गुण आते हैं। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर लोहा ऐसे अगर हम पानी में डालते हैं तो वह डूब जाता है, लेकिन अगर वही लोहा अगर उस लकड़ी की, उस जहाज की संगति कर लेता है तो वह पानी में भी तैरता है। तो कहने का तात्पर्य बस इतना ही है कि दोस्ती से हमारे अंदर गुण और दोष दोनों आते हैं। इसलिए हमें अपने दोस्तों को, अपने मित्रों, किसी भी व्यक्ति से मित्रता करने से पहले हमें जांच परख लेना चाहिए कि वह कैसा है। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग ये कभी नहीं सोचते कि मित्रता का उद्देश्य क्या है, उसका जीवन के व्यवहार में क्या मूल्य है। यह बात हमें नहीं सूझती कि ऐसा साधन है जिसे यह एक ऐसा साधन जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। ये मित्रता से ही हमारे अंदर आत्म शिक्षा, कैसा व्यवहार किसके साथ करना है, कैसी बातचीत करनी है, क्या रिस्पेक्ट लोगों के लिए होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आती हैं। इसलिए हमें अच्छे दोस्त ही बनाने चाहिए। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, वो कहते हैं विश्वासपात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, वो कहते हैं कि जो विश्वास पात्र मित्र है, जो विश्वासी फ्रेंड है, जो फेथफुल फ्रेंड है, उससे बड़ी रक्षा रहती है। यानी कि वो हमेशा हमें हमारी मुसीबतों में बचाता रहता है और कभी भी मुसीबत में नहीं डालता है। और जिसे ऐसा मित्र मिल जाए तो उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। लेखक कहते हैं कि विश्वासपात्र मित्र जीवन की एक औषधि के समान है, एक औषधि है, एक दवाई के समान है। हमें अपने मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए, उनसे ये आशा रखनी चाहिए, ये होप रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे और दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। यानी कि लेखक कहना चाहते हैं कि हमारे संकल्प कैसे होने चाहिए, उत्तम। यानी कि ऐसे दोस्त हम ना बनाएं कि अगर हम गलत संकल्प भी ले लें तो उसमें भी वो हमको मजबूत करें कि हाँ तुम सही कर रहे हो। नहीं, उत्तम संकल्पों में, अच्छे कार्यों में, अच्छे संकल्पों में वो हमें मजबूत करें। दोषों से, जो गलतियां हैं, जो हम गलत कर रहे हैं उसमें जो हमारी त्रुटियां हैं, जो गलतियां हैं, उससे हमें बचाएं, दोषों से बचाएं और गलतियों से हमें बचाएं। हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलाएं और जो हमारे प्रेम में जो पवित्रता है, जो मर्यादा है, जो एक लिमिट है, उसको पुष्ट करें, उसको मजबूत करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तो वे हमें सचेत करेंगे। अगर हम गलत रास्ते पर, कुमार्ग पर जा रहे हों तो वो हमें सचेत करें, हमें बताएं कि दोस्त ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। तो अच्छे कार्यों में वो हमें प्रोत्साहित करें और अगर गलत हम कार्य करें तो वह हमें बताएं कि ये गलत है। जब हम हतोत्साहित होंगे अर्थात निराश होंगे तब वे हमें उत्साहित करें, खुश करने का प्रयास करें। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। अगर हम अच्छे दोस्त बनाते हैं तो वह दोस्त हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह, यानी कि अच्छे से हम जीवन निर्वाह कर पाएँ, जीवन जी पाएँ, उसमें हमारी मदद करेंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और
परख होती है, यानी कि अगर सच्ची दोस्ती होती है तो उसमें उत्तम से उत्तम वैद्य की सी, डॉक्टर की जैसी निपुणता होती है और परख होती है। अगर सच्चा मित्र होगा तो वह हमें कभी भी किसी मुसीबत में पड़ने नहीं देगा, सदैव वह हमें बचाने की ही कोशिश करेगा। अच्छे से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। सच्ची मित्रता में माता के समान धैर्यता होती है, माता के समान प्रेम होता है। एक सच्चे मित्र के अंदर ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न, कोशिश हर पुरुष को करना चाहिए। यानी कि हमें ऐसे लोगों से ही दोस्ती करनी चाहिए जिनमें ये सारी क्वालिटीज़ हों, ये सारी अच्छाइयाँ हो। ऐसे ही मित्र जो है हमें बनाना चाहिए। छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है, यानी कि जब हम छात्र होते हैं, एक स्टूडेंट होते हैं, तो हमारे अंदर मित्रता की धुन सवार रहती है। हम किसी को भी मित्र चटपट अपना मित्र बना लेते हैं, दोस्त बना लेते हैं। मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है, यानी कि हमारे अंदर से मित्रता उमड़ी होती है कि हम किसी को अपना दोस्त बनाएं। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं, जो प्रेम के बंधन होते हैं, उसमें ना तो उतनी उमंग रहती है, ना ही उतनी खिन्नता। यानी कि जब हम स्टूडेंट होते हैं तो हमारे जो पीछे वाले जो दोस्त होते हैं, हम उनको धीरे धीरे भूलते चले जाते हैं। उनमें उतनी उमंग नहीं बचती, ना ही उतनी खिन्नता, अर्थात खिन्नता मतलब दुखी, ठीक है ना। तो ना ही उतनी हंसी रहती है, ना ही उतना दुख रहता है। वो सारी बातें धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, और वह और कहाँ। यानी कि जो बाल मैत्री, जो बचपन की जो दोस्ती होती है, उसमें एक मगन करने वाला, एक मग्न करने वाला, खुश करने वाला एक आनंद होता है, एक जॉय होता है। और वह बाल मैत्री हृदय को बेधने वाली, अर्थात दिल को छू जाने वाली, उसमें एक ईर्ष्या, एक जलन, एक खिन्नता, एक दुखी पन कह सकते हैं होता है, वो और कहीं नहीं होता। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, उसमें बहुत ज़्यादा मधुरता होती है, उसमें बहुत ज़्यादा अनुरक्ति कह सकते हैं, प्रेम होता है। कैसा अपार विश्वास होता है, किसमें, उस बाल मैत्री में। हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, हृदय में बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारे उद्गार निकलते हैं। वर्तमान कितना आनंदमय दिखाई पड़ता है, हमें प्रेजेंट बहुत अच्छा लगता है। और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं कि भविष्य में हमारे दोस्त हमारा साथ देंगे। बहुत सारी कल्पनाएं जो हैं हमारे मन में चलती हैं भविष्य को लेकर के। कितनी जल्दी बातें लगती हैं, यानी कि दिल को छू जाती हैं, दोस्त नाराज़ भी हो जाते हैं, और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है। हम लोग बहुत जल्दी जो है दोस्तों से रूठ भी जाते हैं, और बहुत जल्दी जो है दोस्तों को मनाना भी पड़ता है, उन्हें समझाना भी पड़ता है। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। सहपाठी अर्थात साथ पढ़ने वाली दोस्त की जो मित्रता होती है, उसमें उस उक्ति में, उस कथन में, उसके हृदय में, उसके मन में भारी उथल पुथल का भाव भरा होता है। लेकिन जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, अगर हम किसी युवा पुरुष की बात करें, किसी जवान व्यक्ति की बात करें, तो उसकी जो दोस्ती, जो मित्रता होती है, वो स्कूल के बालक की मित्रता से बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, शांत होती है, और बहुत ज़्यादा सीरियस, गंभीर होती है। उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे कि हमें एक आदर्श मित्र की प्राप्ति हो, एक अच्छा मित्र हमें मिले। पर इस कल्पित आदर्श से हमारा काम जीवन की झंझटों में नहीं चलता, यानी कि जीवन में बहुत सारा झंझट है, परेशानियां हैं। इस विचार से, इस कल्पना से हमारा काम चलने वाला नहीं है। सुंदर प्रतिमा, एक अच्छा सा चेहरा हो, मन भावनी चाल हो, स्वच्छंद प्रकृति हो, खुला हुआ उसका एक नेचर हो, ये दो चार बातें देखकर ही उससे मित्रता की जाती है। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले, जीवन की हर मुश्किल में साथ देने वाले मित्रों में इनसे कुछ अधिक बातें चाहिए, यानी कि इन बातों से काम चलने वाला नहीं है। ऐसे मित्र जो जीवन के परेशानियों में, जीवन के संग्राम में हमारे साथ देते हैं, तो उनमें सिर्फ यही बातें नहीं बल्कि कुछ और बातें भी चाहिए होती
हैं। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें पर जिससे हम स्नेह ना कर सकें। सिर्फ हम उसकी क्वालिटीज़ की तारीफ़ करें कि बहुत अच्छा है, ऐसा है, ऐसा है, लेकिन हम उससे स्नेह, उससे प्रेम ना कर पाएँ, जिससे अपने छोटे मोटे काम तो हम निकालते जाएं, छोटा मोटा काम तो हम उससे करवाते जाएं, लेकिन भीतर ही भीतर हम उससे नफ़रत करते रहें। ऐसे दोस्तों का साथ हमें नहीं करना चाहिए। दोस्त उसे नहीं कहते हैं। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। मित्र कैसा होना चाहिए? एक पथ प्रदर्शक के समान, एक सही रास्ता दिखाने वाले के समान होना चाहिए मित्र, जिस पर हम अपना पूरा विश्वास कर सकें, यानी कि जिस पर हम पूरी तरह से विश्वास कर पाएँ। भाई के समान होना चाहिए, जिससे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें, यानी कि प्रीति मतलब प्रेम का पात्र बना सकें। एक भाई के समान हमारा दोस्त होना चाहिए। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, एक ट्रू सिंपैथी भी होनी चाहिए हमारे और हमारे दोस्त के बीच में। ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। अगर वह कह सकते हैं, अगर किसी एक मित्र का नुकसान हो या किसी एक मित्र का फ़ायदा हो तो दूसरा मित्र भी उसे अपना फ़ायदा या अपना ही नुकसान समझे, अपना ही फ़ायदा या अपना ही नुकसान माने। मित्र के लिए वह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि अर्थात इंटरेस्ट के हों। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर दो दोस्त हैं तो एक ही तरह का काम करते हों, उनके जो सोचने का नज़रिया एक ही तरह का हो, इंटरेस्ट भी एक ही तरह का हो, ये मायने नहीं रखता। इस प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय अर्थात ज़रूरी नहीं है कि जो है आचरण भी, व्यवहार भी एक जैसा ही हो। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्य में बराबर प्रीति और मित्रता रही है, यानी कि अलग अलग नेचर के मनुष्यों में भी बराबर प्रीति, प्रेम और मित्रता रही है। ज़रूरी नहीं है दोनों एक जैसे ही हों तभी वो दोस्त हों। अलग अलग प्रकृति, अलग अलग व्यवहार के लोग भी मित्र हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं। राम धीर और शांत प्रकृति के थे। अगर हम राम जी की बात करते हैं तो राम बहुत ज़्यादा धीर, शांत प्रकृति, शांत स्वभाव के थे। और वहीं जो लक्ष्मण जी थे वो बहुत ज़्यादा उग्र, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते थे और उद्धत स्वभाव के थे, बहुत ज़्यादा उद्दंड स्वभाव के थे, बहुत जल्दी ही क्रोधित हो जाते थे, गुस्सा हो जाते थे। और वहीं जो राम थे वो शांत स्वभाव थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था, बहुत ज़्यादा मजबूत प्रेम था दोनों भाइयों के बीच। उदार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी। अगर हम देखें तो जो कर्ण थे वो बहुत ज़्यादा उदार और उच्चाशय, उच्च आचरण वाले थे, बहुत ज़्यादा दानवीर। कर्ण के नाम से आप जानते होंगे, वो बहुत ज़्यादा दानवीर थे, बहुत ज़्यादा उदार थे। लोगों की सेवा करना उनका बहुत ज़्यादा उनके अंदर ये भावना रहती थी, लोगों की सेवा करना, बहुत उदारता थी उनके अंदर। और वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो दुर्योधन के स्वभाव की बात करें तो वह लोभी था, लेकिन फिर भी कर्ण और दुर्योधन मित्र थे। कर्ण बहुत ज़्यादा उदार स्वभाव के दानवीर थे और वहीं जो दुर्योधन था वह लोभी था, लेकिन फिर भी दोनों में मित्रता थी। पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है, ऐसा नहीं है। समाज में विभिन्नता अर्थात डिफरेंसेस देख करके लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, फैसिनेट होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा दोस्त मिल जाए जिसमें वो गुण हों जो हमारे अंदर नहीं है। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का शांत ढूंढता है। ऐसा मनुष्य, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा परेशान, चिंता में रहता है, वो ऐसे व्यक्ति का, ऐसे हृदय का, ऐसे चित्त का साथ ढूंढता है जो बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हो, खुश रहता हो। और उसी तरह जो निर्बल व्यक्ति है, जो कमज़ोर व्यक्ति है, वो किसी बलवान मित्र का जो है साथ ढूंढता है। जो धीर है, धीरज धरने वाला व्यक्ति है, बहुत जल्दी हार जाने वाला जो व्यक्ति है, वो किसी उत्साही व्यक्ति का साथ ढूंढता है। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। जो चंद्रगुप्त थे वो बहुत
ऊंची आकांक्षा वाले, इच्छा वाले व्यक्ति थे, लेकिन वो युक्ति के लिए, किसी योजना के लिए, किसी उपाय के लिए सदैव चाणक्य का ही मुख देखते थे, उनकी तरफ ही देखते थे। और नीति विशारद अकबर जो बहुत ज़्यादा नीति में बहुत ज़्यादा कुशल थे, विशारद थे, नीति कुशल व्यक्ति जो थे अकबर, वो भी अपने मन को बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखते थे और बीरबल उनका मन बहलाते थे। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यानी कि मित्र का कर्तव्य क्या है? उच्च और महान कार्यों में हमें मदद करना, मन को बढ़ाना, साहस दिलाना और निज की सामर्थ्य में हमें उससे मतलब जितना तुम्हारा सामर्थ्य है, जो तुम्हारी निज अर्थात खुद का जो सामर्थ्य है, जो तुम्हारी सामर्थ्यता है, उससे भी ज़्यादा तुम काम कर जाओ, ऐसा मित्र होना चाहिए। ऐसा हमें वो क्या कर पाए, हमें क्या साहस दिलाए कि हम अपने कह सकते हैं लिमिट से बाहर, हम जो काम हम सोचते हैं कभी ना कर पाएँ, वह काम हम कर पाएँ। कब? जब मित्र साहस दें हमें, मित्र हमें क्या करे? सहायता करे। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो, यानी कि मजबूत हृदय वाला और सत्य संकल्पी हो, जो सत्य का संकल्प करता हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो, हमसे ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा दृढ़ संकल्पी हों, उनके अंदर आत्मबल, आत्मशक्ति ज़्यादा हो, वो दृढ़ संकल्प के हों। वो भी दृढ़ संकल्प कैसा? उत्तम दृढ़ संकल्प। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था, जिस तरह सुग्रीव ने राम जी का पल्ला पकड़ा था और उन्होंने उस कार्य को भी कर दिखाया जो वो कभी ना कर पाते। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों। हमें हमेशा सम्मानित और शुद्ध हृदय के, एक अच्छे मन वाले व्यक्ति को ही अपना मित्र बनाना चाहिए। मृदुल और पुरुषार्थी हो, बहुत ज़्यादा कोमल हृदय वाला पुरुषार्थी, यानी कि मेहनत करने वाला, शिष्टाचार वाला, गुड मैनर्स वाला, सत्यनिष्ठ, सत्य में निष्ठा रखने वाला, सदैव सत्य बोलने वाला व्यक्ति होना चाहिए जो हमारा मित्र हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें, हम उनके भरोसे अपने आप को छोड़ सकें और ये विश्वास कर सकें कि उनसे हमें किसी भी तरह का धोखा नहीं होगा। हमें ऐसे ही व्यक्तियों को अपना दोस्त बनाना चाहिए। वैसे आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि आप इसमें तो देख ही पा रहे हैं कैमरे में, बट आप बुक लेके पढ़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। हाँ, जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। जो हमारे जान पहचान के व्यक्ति हैं, जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे हम अपना कुछ लाभ उठा सकते हैं, ठीक है, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सकें, हमारा जीवन उत्तम हो, आनंदमयी हो, सुख में बीते, कुछ मदद हमारी कर पाएँ, ऐसे ही हमारे जान पहचान वाले भी होने चाहिए। यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरी मित्र दे सकते हैं। गहरे मित्र तो हमें बहुत ज़्यादा आनंदमय और जीवन को उत्तम बनाने में सहायता दे सकते हैं, लेकिन जान पहचान वाले भी हमारे ऐसे ही होनी चाहिए जैसे कि हमारे अच्छे और सच्चे मित्र हों। जीवन का मनुष्य का जीवन थोड़ा है, बहुत थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं। यदि का, खा और गा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, का, खा, गा अर्थात कोई मित्र, मान लो कोई का मित्र है, कोई खा मित्र है, कोई गा मित्र है, अगर वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, ना कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत, विनोद अर्थात हंसी की कोई बातचीत कर सकते हैं, ना ही कोई बुद्धिमानी की बातचीत कर सकते हैं, ना कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, ना ही सिंपैथी से हमें ढांढस कह सकते हैं, सहानुभूति बंधा सकते हैं, एक दिलासा दे सकते हैं, हमें ऐसे दोस्तों का साथ हमें नहीं करना चाहिए। और ना हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, यानी कि ऐसे दोस्तों को हमें मित्र अब ऐसे लोगों को हमें मित्र दोस्त नहीं बनाना चाहिए। कौन से लोग? जो ना किसी बुद्धिमानी की, ना हंसी की बात करें, ना हमें कोई अच्छी बात बता पाएँ, ना ही सहानुभूति हमें दिलासा दे पाएँ, ना ही हमारी खुशी में शामिल हो पाएँ और ना ही हमारे कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। हमें ऐसे लोगों का साथ फिर नहीं करना चाहिए। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियाँ सजाना नहीं है। ऐसी लोग जो सिर्फ जड़ हैं, यानी कि सिर्फ जान पहचान के हैं, किसी काम के नहीं हैं, ना वो हमारे
किसी काम नहीं आ सकते। ना बुद्धिमानी की बात कर सकते हैं, ना हंसी की बात कर सकते हैं, ना सहानुभूति शो कर सकते हैं, ना ही जो है वो हमारी खुशी में शामिल हो सकते हैं। तो हमें ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे जड़ मूर्तियाँ हमें सजाना नहीं है। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उनके साथ थिएटर देखने जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग आपको इस छात्रावास में मिल जाएंगे जो आपके साथ रोज़ थिएटर घूमने जाएंगे, रोज़ नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे के लिए जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। लेकिन यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि ना होगी तो कुछ लाभ भी नहीं होगा। यानी कि ऐसे लोग किसी काम के नहीं हैं, सिर्फ वो हमारे खुशी में हमारे साथ रहेंगे, घूमने जाएंगे, बस, और किसी काम के वो नहीं है। ना ही उनसे कोई लाभ है, ना ही कोई हानि है, ना ही फायदा ना नुकसान, कुछ नहीं है। पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी। ठीक है, सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा यदि ये जान पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है। अगर ऐसे लोग उन लोगों में से निकले, ये जो जान पहचान के आपके लोग हैं, ये मनचले युवकों में से निकले जो जिनकी संख्या आज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लेखक कहते हैं यदि उन शोधों में से निकले जो अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं। यानी कि जो ऐसे व्यक्ति जो हमेशा अमीरों की बुराइयां करते हैं और जो मूर्ख लोगों की नकल करते हैं, अगर ऐसे लोगों में से अगर वो जान पहचान वाले हमारे लोग निकलें तो बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण हमारा भाग्य रहेगा। दिन रात बनाव श्रृंगार में रहा करते हैं, महफिलों में ओ हो वाह वाह किया करते हैं, गलियों में ठट्ठा मार के बैठे रहते हैं, सिगरेट का धुआं उड़ाते चलते हैं। ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य निसंसार और सोचनीय जीवन और किसका है। यानी कि ऐसे लोगों का साथ हमें नहीं करना चाहिए जो महफिलों में ओ हो वाह वाह किया करते हैं, गलियों में ठट्ठा मार के बैठते हैं, सिगरेट का धुआं उड़ाते हैं। ऐसे नवयुवकों का, लेखक कहते हैं, ऐसे नवयुवकों का जो जीवन है वो शून्य के समान है, बेकार। ऐसे लोगों से हमें ज़रा भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए जो महफिलों में ओ हो और वाह वाह किया करते हैं, गलियों में ठट्ठा मारते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते हैं। ऐसे जो नवयुवक हैं, जो नए जवान हमारे लोग हैं, वो उनका जो जीवन है वो निहिसार है, उसका कोई महत्व नहीं है, शून्य के समान है और शोचनीय है, जिस पर शर्म आनी चाहिए, ऐसा उनका जीवन होता है। वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर रहते हैं। क्या अच्छी बातें होती हैं, क्या दुनिया में सुंदर और मनोहर उक्ति वाले कवि भी हुए हैं, उनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है। ना संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए हैं, अच्छे स्वभाव वाले, ना ही बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है। वे बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उड़ती हैं। ऐसे उनके लिए कोई भी किसी भी तरह का फ़र्क नहीं पड़ता है कि जीवन में क्या क्या है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसी अच्छी बातें करते हैं जिससे जीवन में सात्विकता की, अच्छी बातों की एक उमंग सी उठती है। उनके लिए ये सब कुछ नहीं है, बेकार हैं। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सुंदरता नहीं, झरनों की कलकल में कोई भी किसी भी तरह का मधुर संगीत नहीं है, अनंत सागर तरंगों में गंभीर रहस्यों का आभास नहीं है। उन्हें कुछ भी मालूम, उनसे किसी भी तरह का कोई मतलब नहीं है। वो बस अपना मज़ा करते रहते हैं, सिगरेट का धुआं उड़ाते हैं, गलियों में ठट्ठा मारते हैं और महफिलों में ओ हो वाह वाह किया करते हैं। ठीक है, तो उनका इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता है। उनके भाग्य में सच्चा प्रयत्न क्या होता है, कोशिश क्या होती है और पुरुषार्थ का, मेहनत का आनंद क्या होता है, उन्हें इसका भी आभास नहीं रहता। उनके भाग्य में, उनके फ्यूचर में सच्ची प्रीति का सुख, सच्चा प्रेम क्या होता है, उसका सुख क्या होता है, कोमल हृदय की शांति क्या होती है, उन्हें नहीं पता रहता। उनकी आत्मा अपनी इंद्र विषयों में ही लिप्त रहती है और वो सिर्फ सुख ढूंढते रहते हैं, कहाँ से हमें सुख की प्राप्ति हो। जिनका हृदय नीचाशयों और कुत्सित विचारों से कलुषित है, यानी कि नीच
नीचे कर्मों में जिनका हृदय डूबा हुआ है, बेकार बुरे विचारों में विचारों से जिनका हृदय कलुषित है, उसमें डूबा हुआ है, ऐसे नाशोन्मुख अर्थात नाश की ओर उन्मुख यानी कि पतन की ओर उन्मुख प्राणियों को दिन रात अंधकार में पतित होते देख कौन होगा जो तरस नहीं खाएगा। यानी कि ऐसे लोग नाशोन्मुख होते हैं, उनका नाश निश्चित है, वो जरूर ही समाप्त होंगे। और कवि लेखक कहते हैं कि ऐसे लोग सदैव अंधकार में ही गिरते रहते हैं, गिरते चले जाते हैं। उसे ऐसे प्राणियों का साथ ना करना चाहिए। यानी कि छात्रावास के जो विद्यार्थी होते हैं, जो विद्यार्थी जीवन है, वो विद्यार्थियों को ऐसे प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए, ऐसा लेखक हमें समझाते हैं। मकदुनिया का बादशाह डेमेट्रियस, मकदुनिया अर्थात मैसिडोनिया, ठीक है ना, मैसिडोनिया का बादशाह जो राजा था डेमेट्रियस, कभी कभी राज्य का सब काम छोड़ करके वो अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहा करता था। सुख आनंद लेने के लिए वो अपने दोस्तों के साथ चला जाता था और मौज करता था। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वह दिन काट रहा था, यानी कि मज़े कर रहा था बीमारी का बहाना करके। इसी बीच उसका जो पिता था उससे मिलने के लिए गया और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते हुए देखा, जो उसी का दोस्त था। उसको जब उसने निकलते हुए देखा, जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा तो डेमेट्रियस यानी कि मकदुनिया मैसिडोनिया के बादशाह से डेमेट्रियस से उसने कहा, उसके पिता से डेमेट्रियस ने कहा कि ज्वर ने मुझे अभी अभी छोड़ा है। ज्वर का मतलब होता है बुखार। वो कहता है, क्योंकि बीमारी का बहाना करके आया था, तो वो कहता है बुखार ने मुझे अभी अभी छोड़ा है। तो उसके पिता ने कहा हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला था। यानी कि पिता समझ गया कौन सा ज्वर है। ज्वर अर्थात बुखार कौन सा है, अपने साथियों के साथ घूमना, वो बुखार है। तो लेखक कहते हैं कुसंग का ज्वर, बुरी संगति का जो ज्वर यानी कि बुखार होता है, वो सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का, अच्छी नीतियों का, अच्छी वृत्ति का, अच्छे आचरण का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी नाश कर देता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में वह बंधी चक्की के समान होती है, अगर उसकी संगति बुरी है, जो उसको रात दिन प्रतिदिन अवनति अर्थात उन्नति का उल्टा होता है अवनति, यानी कि अवनति के गड्ढे में उसको गिराती जाएगी और वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, अगर उसकी संगति बुरी है तो। लेकिन यदि अच्छी संगति होगी तो सहारा देने वाली बाहु अर्थात भुजाओं के समान, बाहों के समान होगी और वह निरंतर उसे उन्नति की ओर उठाती जाएगी और वह हमेशा आगे बढ़ता जाएगा। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबारियों में जगह न मिली। एक इंग्लैंड के विद्वान थे, जो जवान थे, राज दरबारियों में उनको जगह नहीं मिलती है। इस पर वे जिंदगी भर अपने भाग्य को सराहता है, तारीफ करता है। बहुत से लोग तो उसे अपना भारी दुर्भाग्य समझते हैं कि हमें राज दरबारियों में जगह नहीं मिली, लेकिन वह अपने भाग्य को सराहता है, उसकी तारीफ करता है। वह अच्छी तरह जानता था कि वहाँ वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता, जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। वह ईश्वर अध्यात्म की जो उन्नति है उसमें वो रुकावट बनते। बुरे लोग होते, उसके अंदर से सद्वृत्ति खत्म हो जाती और वो हमेशा उसको क्या करते, हमेशा किसी न किसी परेशानी में, मुश्किल में डालते। इसलिए वो अपने भाग्य की सराहना करता है कि अच्छा हुआ कि राज दरबारियों के बीच मुझे जगह नहीं मिली। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, अगर उनके साथ हम अगर कुछ समय भी रुक जाते हैं तो हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है बुद्धि, क्योंकि उनके ही बीच में ऐसी बातें, उतने ही बीच में 2-4 मिनट के बीच में, घड़ी भर के बीच में ही वो लोग ऐसी बातें वो कहते हैं जो कानों में नहीं पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ जाते हैं, हृदय पर ऐसे प्रभाव पड़ जाते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश हो जाता है, उसकी पवित्रता वह खत्म हो जाती है।
बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है, यानी कि अच्छी बातें हमें सीखनी पड़ती है, लेकिन बुराई हमें सीखनी नहीं पड़ती है, बुराई ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ ही जाती है। इसलिए हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। बुरी बातें हमारे धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं, यानी कि अच्छी बात हमें बहुत जल्दी याद नहीं होती, लेकिन बुरी चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं, उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। यानी कि खराब और भद्दे फूहड़ गीत गाने होंगे वो हमको बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई अच्छी बात सिखाई जाती है, कोई अच्छी बात बताई जाती है, तो वह हमें याद नहीं रहता। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कही एक बुरी कहावत सुन पाई थी, जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता कि ना आए, पर बार बार आता था। यानी कि लेखक को एक मित्र ने उनसे कहा कि बचपन में उन्होंने एक बुरी कहावत सुनी थी। वो चाहे जितना लाख जो है इच्छा करें कि वो बात याद ना आए, लेकिन वो बात बार बार याद आ जाती थी। इस तरह जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वे बार बार हृदय में उठते रहते हैं। यानी कि बुरी बातें हमें बार बार याद आती रहती हैं और अच्छी बातें हमें याद नहीं होती। अतः तुम पूरी चौकसी रखो, ध्यान रखो, ऐसे लोगों का साथ कभी ना बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहे। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि ये एक बार ऐसा हुआ, फिर ऐसा ना होगा। ऐसे सावधान रहो, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हमें सावधान रहना है, अथवा तुम्हारे चरित्र बल पर ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, फिर यह नहीं देखता कि और वह कहाँ कितनी जगह पैर रखता है। अगर हमारे अंदर बुराई आ जाती हैं तो फिर और धीरे धीरे करके हम बुरे ही होते चले जाते हैं। एक बुरी बात सीखने पर बार बार फिर अगर और भी बुरी बातें हम सीखते हैं तो हम पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता। धीरे धीरे उन बुरी बातों में हम अभ्यस्त हो जाते हैं, उसमें हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, और होते होते तुम्हारी जो नफ़रत, जो घृणा होती है, वो उन बातों को लेकर के कम होती चली जाती है। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ नहीं मालूम होगी, क्योंकि तुम ये सोचने लगोगी कि चिढ़ने की बात ही क्या है, ये सब तो होता रहता है, बातचीत होती रहती। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा, तुम्हारे अंदर बुद्धि ना रहेगी कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए हमें ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बना करके ही रखना चाहिए, और तुम्हें भले बुरे की पहचान नहीं रहेगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे, तुम्हें बुराई भी अच्छाई लगने लगेगी। अतः हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक, बिना किसी कलंक के रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो। लेखक लास्ट में बस यही कहना चाहते हैं कि हमें बुरी संगत की छूत से बचना चाहिए। बुरी संगत बहुत, एक कह सकते हैं, एक बीमारी की तरह है। अगर वह हमको छू लेती है तो धीरे धीरे वह बढ़ती ही चली जाती है। एक पुरानी कहावत है, क्या कहावत है? काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए। काजल की कोठरी हो, उसमें चाहे जितना सयाना, कितना भी चतुर आदमी चला जाए, एक लीक काजल की लागी है, पे लागी है। लेकिन काजल की कोठरी में चाहे जितना चतुर आदमी हो, अब अगर वह चला जाता है तो कहीं ना कहीं काजल उसके शरीर में लग ही जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम बुरे व्यक्तियों के साथ रहने लगते हैं, अपने बुरे दोस्त बना लेते हैं, सच्चे मित्र हम नहीं बना पाते हैं, तो हम चाहे जितने ही सयाने हों, जितने भी चतुर हों, लेकिन फिर भी वह काजल, वह बुराई हमारे अंदर भी आ जाएगी। इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने बताई है कि हमें अपने दोस्त बनाने से पहले उन्हें अच्छी तरह से जांच परख लेना चाहिए, जैसे हम चीज़ों को खरीदने से पहले उसको जांचते हैं, परखते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें मित्र बनाने से पहले भी उन्हें जांचना और परखना चाहिए, क्योंकि मित्रों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।